Hello friends, welcome again. In this video we will discuss about long run cost curve. Long run में mainly 3 types की cost होती हैं. Long run total cost जिसे हम LTC से show करते हैं, long run average cost जिसे हम LAC से show करते हैं and long run marginal cost जिसे हम LMC से show करते हैं. As we know, in long run every production factor can be changed. हर प्रोडक्शन फैक्टर की अमाउंट को प्रोड्यूसर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बदल सकता है. अगर प्रोड्यूसर को आउटपुट बढ़ाना है, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ करना है, देन प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज ऑल द प्रोडक्शन फैक्टर्स. मीन्स लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है. सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी को प्रोड्यूसर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता है. सो लॉन्ग रन में जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन फैक्टर्स की अमाउंट को चेंज करता है तो वो पूरा प्लांट ही चेंज कर सकता है. सो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स बहुत सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को समेटे हुए होते हैं. वहाँ अलग अलग आउटपुट लेवल के लिए अलग अलग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स होते हैं. उनको इंक्लूड करके फिर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स का कंस्ट्रक्शन होता है. सो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स को समझने से पहले हमें रिटर्न्स टू स्केल जो लॉन्ग रन से रिलेटेड है उसे समझना ज़रूरी होगा. उन्हीं के बेस पे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो एज वी नो, इन लॉन्ग रन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रेट रिटर्न्स टू स्केल. इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर यदि अपना आउटपुट डबल करना चाहता है तो उसे कॉस्ट उसकी डबल नहीं होगी, उसे लेस देन डबल कॉस्ट ही कैन प्रोड्यूस डबल अमाउंट ऑफ आउटपुट. सपोज प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग 10 units and now he wants to increase produce 20 units of output. So he need not to double the cost. वो पहले से डबल किए बिना अपने आउटपुट को बढ़ा सकता है. और इसका मतलब है वो एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SAC1 जहाँ वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था, अगर उसे आउटपुट को 20 लेवल तक इंक्रीज़ करना है तो वो एक नए SAC2 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नए पर पहुंच जाएगा. उसके मिनिमम पॉइंट पर वो 20 यूनिट्स का आउटपुट कर सकता है कम कीमत पर. पहले से कम कीमत पर वो 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता है. और अगर प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, इफ़ यू वांट्स टू इंक्रीज द आउटपुट लेवल फ्रॉम 20 to 30, वो एक और नए SAC3 प्लांट पे पहुंच जाएगा. तो ये तीनों SAC1, SAC2, SAC3 ये तीनों शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं. इनको इंक्लूड करके जो अलग अलग आउटपुट लेवल को बताते हैं. अगर प्रोड्यूसर को 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो वो SAC2 से भी कर सकता है, बट उसको वहाँ ज़्यादा कॉस्ट आएगी. एंड इन लॉन्ग रन एवरी शॉर्ट run average cost curve shows the optimal cost combinations for the producer. तो long run cost curve का हर पॉइंट ऑप्टिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशंस को बताता है, ऑप्टिमम कॉस्ट को बताता है. यहाँ अगर प्रोड्यूसर को 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो वो SAC1 पे रहना चाहेगा, लेकिन अगर उसे 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, अगर वो SAC1 पे ही रहता है तो उसे ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ेगी. इसी तरीके से अगर वो 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है SAC2 से तो उसे कंपैरेटिवली SAC3 के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ेगी. तो कोई भी प्रोड्यूसर कॉस्ट ज़्यादा उठाने के बजाय प्लांट का साइज़ इंक्रीज़ करके, यानी सभी प्रोडक्शन फैक्टर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करके आउटपुट को बढ़ाना चाहेगा. तो यहाँ स्टार्टिंग में as you are able to see, the minimum point of every cost curve is decreasing.
एज द प्रोड्यूसर इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। तो यहाँ हर लेवल के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट गिर रही है, जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को बता रही है। यानी हर सेम अमाउंट को बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर को उससे कम अमाउंट में प्रोडक्शन फैक्टर्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन की इकोनॉमीज़ जो स्केल को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के कारण मिलती है, उसकी इकोनॉमीज़ डिस इकोनॉमीज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। यानी उत्पादक को इकोनॉमीज़ ज़्यादा मिलती है डिस इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में। सो ही गेट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एज यू आर एबल टू सी देयर आर 3 डिफरेंट SACs, SAC 4, SAC 5 एंड SAC 6। यहाँ तीनों SAC कर्व्स का मिनिमम लेवल पैरेलल है, इक्वल है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्स के पैरेलल है। ये बता रहे हैं कि अगर प्रोड्यूसर को आउटपुट इंक्रीज़ करना है 10 to 20 यूनिट और 20 to 30 यूनिट्स पे अगर इंक्रीज़ करना है, तो प्रोड्यूसर को इक्वल अमाउंट में कॉस्ट भी उतनी ही उसको इंक्रीज़ होगी जितना उसका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ भी 3 डिफरेंट SAC हैं, बट देयर मिनिमम पॉइंट इज सेम। सो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को बता रहे हैं। यहाँ डिसइकोनॉमीज़ प्रोडक्शन की इकोनॉमीज़ के इक्वल होने से हमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिले हैं। रेट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के बाद थर्ड स्टेज आती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मीन्स यदि प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन डबल करना है तो उसे प्रोडक्शन फैक्टर्स को डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। इट मीन्स उसकी कॉस्ट डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ होएगी। दैट इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मीन्स अगर प्रोड्यूसर को 10 यूनिट्स इंक्रीज़ करनी है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो SAC 1 पे है, और अगर उसे 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो अगर प्रोड्यूसर उसी पे रहता है, SAC 1 पे रहता है, तो उसको पहले से ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ेगी। तो वो नए प्लांट पे शिफ्ट करेगा और उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो रही है, पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हो रही है। और अगर और इंक्रीज़ करता है वो आउटपुट 20 से 30 यूनिट पे जाता है, तो उसकी प्रोडक्शन मिनिमम एवरेज कॉस्ट SAC 3 पर एज यू आर एबल टू सी SAC 1, 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ हर आउटपुट लेवल जैसे जैसे प्रोड्यूसर इंक्रीज़ कर रहा है उसकी एवरेज कॉस्ट कर्व्स आर गोइंग अप। इट मीन्स एवरेज कॉस्ट हर एडिशनल आउटपुट के लिए इंक्रीज़ हो रही है। सो ये तीनों डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को बता रहे हैं जहाँ एवरेज आउटपुट इंक्रीज हो, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तीनों जो स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इनका कॉम्बिनेशन ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कंस्ट्रक्ट करता है। इनके हेल्प से हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एज यू आर एबल टू सी हियर इन दिस डायग्राम, we have taken output on x-axis and cost on y-axis. Here 5 different SACs you are able to see: SAC 1, SAC 2, SAC 3, SAC 4, SAC 5. First 2 SACs are representing increasing rate to returns to scale. यहाँ जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन या आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज़ हो रही है। सो कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है मीन्स हमें आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है। थर्ड SAC 3 पर यहाँ मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ रही है, प्रोड्यूसर को एवरेज कॉस्ट उठानी पड़ रही है, तो ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है। यानी इस लेवल तक आउटपुट इंक्रीज़ करने
में प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद भी यदि प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है, आउटपुट को इंक्रीज़ किया जाता है, then this economies increases because decreasing returns to scale happens because producer is getting more diseconomies than economies of the production. So ये दो जो SSC 4 SSC 5 हैं, these are showing decreasing returns to scale because यहाँ प्रोडक्शन की डिसइकोनॉमीज ज़्यादा हैं इकोनॉमीज के कंपैरिजन में। So when we join all these SSCs with a single curve, that is LEC, as you are able to see, here is a flat curve comparatively to short run average cost curves के comparison में ये flat है। They are deep, they are steeper, but long run cost curves are more flat, they are flatter। तो जब हम ज्वाइन करते हैं इनको सबको एक कर्व से, वी विल गेट LAC। सो LAC इज ऑल्सो कॉल्ड एनवेलप कर्व। वाई इट इज कॉल्ड एनवेलप कर्व? बिकॉज इट कवर्स मैनी SSCs inside the curve. So and one more important thing, ये LAC कर्व SSC 1 SSC 2 को इनके लेफ़्ट साइड में टच कर रहा है, SSC 3 को इसके मिनिमम पॉइंट पे टच करते हुए निकल रहा है, और SSC 3 और SSC 4 को इनके राइट साइड में टच कर रहा है। लेफ़्ट साइड में टच करने का मतलब है रेट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, मिनिमम पॉइंट पे टच करने का मतलब है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, एंड इनके लेफ़्ट साइड राइट साइड में टच करने का मतलब है कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। नाउ वी विल सी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। As we have seen, LAC is called envelope curve, and why it is called envelope curve? Because it contains several short run average cost curve inside itself, or it is more flat than SSCs. As we have seen in short run average cost की marginal cost curve एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से उसके मिनिमम पॉइंट पे काटते हुए ऊपर की ओर जाता है। सेम सिचुएशन इज हैपन इन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इसके मिनिमम पॉइंट पे जो कि इसका ऑप्टिमम आउटपुट लेवल है उस पर काटते हुए ऊपर की ओर निकल जाता है, और ये भी मोर फ्लैटर होता है देन short run marginal cost. You can see features of long run cost curve as long run cost curves are continuous, they may be horizontal straight line, they are more flat than short run cost curves, and every point of long run average cost curve shows optimum cost for a particular level of output. So this is all for today's video. Thank you.